चलिए, ओके। सो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आज हम बात करेंगे मेनली इंटरफेरेंस के बारे में। आज हम इंटरफेरेंस के बारे में बात करेंगे एंड हम बात करेंगे YDSC के बारे में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, देखो, अब बेसिकली देखो बच्चों, होता क्या है ना कि आप सबको पता होगा कि जो वेव्स है, मतलब जो लाइट है, जो लाइट है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सो उनमें ना बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कलर हो सकते हैं। ठीक है, मान लो कि एक एक जैसे मान लो सनलाइट है, सनलाइट में 7 कलर होते हैं, सबको पता होगा। और हर कलर की जो वेवलेंथ है डिफरेंट होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सबकी सेम होती है। आप सबको याद है सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? पता है? रेड 7 कलर कलर। में से रेड कलर की, बिल्कुल सही। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ उसी की होती है, रेड कलर की। ठीक है, अब सोचो, सात, अभी देखो, अब हम बात करेंगे इंटरफेरेंस की। ठीक है, अब होगा क्या अगर मान लो वेवलेंथ है, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ लोगे तो हमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न ही मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले बात हम करते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट लाइट के बारे में। इसका मतलब है एक ऐसी लाइट रेज, मतलब एक ऐसी लाइट सोर्स जिससे हमें बच्चों डिफरेंट डिफरेंट रेज मिलती है, लेकिन सबकी वेवलेंथ सेम है। जैसे एग्जांपल आपको दिख रहा है लेजर लाइट, जैसे आपको दिख रही है, ये देखो कितनी सारी रेज आ रही है, बट सबकी वेवलेंथ क्या है? इक्वल वेवलेंथ। उसको क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, एक होती है मतलब पॉलीक्रोमेटिक लाइट, उसमें क्या है? डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं और हर कलर की डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है, तो बच्चों ध्यान क्या रखना है कि अभी हम जाके जितनी बातें भी करने वाले हैं ना, हर जगह आपको बच्चों हम कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। हम इसके बारे में बात करेंगे, कोहेरेंट सोर्सेज या फिर मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, हमें एक ऐसा सोर्स लेंगे जिससे मोनोक्रोमेटिक लाइट लाइट रेज ही निकलेंगी। ठीक है, ओके। तो अगर मान लो कि दो लाइट सोर्सेज है, ठीक है, अगर हमको क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्स। इसका मतलब क्या है? दो लाइट सोर्स को कोहेरेंट कब बोलेंगे? जब उनके पास एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा। क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट फेज डिफरेंस। और फ्रीक्वेंसी क्या? सेम। बच्चों फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, कभी भी। क्यों? बिकॉज जो लाइट का सोर्स है ना बच्चों, अगर देखो, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पे। अगर आपने सोर्स की फ्रीक्वेंसी चेंज की ना, तो ही लाइट रेज की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, अदरवाइज चेंज नहीं होगी। अब इसका मतलब क्या? अभी कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब क्या है, या कांस्टेंट पाथ डिफरेंस, इसका मतलब क्या होता है? देखो, अगर आप यहाँ थोड़ा ध्यान दोगे, आप देखो, अगर यहाँ पे हम फोकस करें, हमारी एक लाइट रे ऐसे आ रही है। ठीक है, ऐसे आ रही है। और अपनी जो दूसरी लाइट रे बच्चों, वो अपने ऐसे आ रही है। अब अगर तुम ध्यान दोगे तो दोनों जो है बच्चों, आप किसी भी इंस्टेंट पे जब देखोगे ना, तो दोनों में पाथ डिफरेंस या दोनों में फेज डिफरेंस सेम ही होगा। चेक करो, मान लो अगर मैं इस इंस्टेंट में बात कर रहा हूँ, एक सेकेंड, मान लो एक ऐसा इंस्टेंट है जहाँ पे एंगल अपना π/2 है, तो देखो दोनों मैक्सिमम पे है। ठीक है, अगर मैं दोबारा को इंस्टेंट लूँ, देखो दोनों से मैक्सिमम पे। अगर मिनिमम की बात करो तो दोनों मिनिमम पे है। यानी कि बच्चों देखो, खैर यहाँ तो अच्छी बात है, चलो ठीक है, ये साथ में मतलब एक साथ में मतलब मैक्सिमम अटेन कर रहे हैं, एक साथ में मिनिमम अटेन कर रहे हैं, वो अलग चीज है। ठीक है, लेकिन बच्चों जरूरी नहीं है कि हमेशा कोहेरेंट सोर्स हो, इनकोहेरेंट सोर्स भी हो सकता है। जैसे मान लो कि आप देखो यहाँ पे सेकंड केस में देखो। ठीक है, अब देखो, ये दोनों जब दोनों ने स्टार्ट किया, ठीक है, तो दोनों बिल्कुल, चलो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों एक साथ ही ऊपर जाए, एक साथ ही नीचे आए। कहने का मतलब क्या है, जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। अब आप यहाँ देखो, जब ये जीरो है बच्चों, ये क्या है? उस टाइम ये मैक्सिमा पे है, सोचो। और जब ये मैक्सिमा पे है, उस टाइम ये ऑलमोस्ट मिनिमा पे है। लेकिन शुरू में क्या था? जो मैक्सिमा था मिनिमा था। कुछ टाइम बाद, कहने का मतलब क्या बच्चों, इन दोनों के बीच में बच्चों कोई ना कोई स्टेबल फेज डिफरेंस नहीं है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि कुछ टाइम बाद दोनों में क्या फेज डिफरेंस होने वाला, हमें नहीं पता, कि कांस्टेंट है ही नहीं। बट फर्स्ट में क्या कांस्टेंट था। ये बात किस किस को याद तक समझ आई? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। सो कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्स का कुछ डिफरेंस समझ आया? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके, चल आगे चलते हैं। सॉरी, मैं वीडियो ऑन करना भूल गया था। ठीक है,
So incoherent sources having no definite or stable phase difference. ठीक है, ओके। और अगर हम बात करें, मान लो चलो ठीक है, यहाँ मान लो कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है वैसे, लेकिन फिर भी क्या अपना जो क्या बोलते हैं अपना स्टेबल फेज रिलेशन नहीं है। अगर मान लो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, फिर तो बोल ही जाओ, फिर तो चांस ही बहुत कम है। ओके, अब देखो इसका नुकसान क्या है। मतलब उसका नुकसान ये है कि अगर मान लो कोई कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं होगा ना, तो हमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं मिलेगा फिर। तो हमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं मिलेगा, मतलब हमें रैंडम चीज मिलेंगी। फिर हम स्टडी करने में फायदे क्या हुआ भाई? कहने का मतलब क्या है, हम इतना सब चीजें क्यों पढ़ रहे हैं? आगे हम पढ़ने वाले इंटरफेरेंस पढ़ने वाले, आगे फिर आप डायफ्रैक्शन पढ़ोगे भाई, वहां से हमें कुछ ऐसी नॉलेज तो मिले जिसको हम थोड़ा सा एनालाइज करके कुछ उसके बारे में जान पाए, तभी तो हम सब चीजें पढ़ रहे हैं। अगर आप इंटरफेरेंस करा रहे हो, आपको कोई स्टेबल रिजल्ट नहीं मिल रहा, एक आपको ऐसा रिजल्ट नहीं मिल रहा जिसको आप थोड़ा सा एनालाइज करके आप कुछ चीजें और जस्टिफाई कर पाओ, या आप कुछ और चीजें रिलेट कर पाओ। ठीक है, तो इसलिए बच्चों हमें कोहेरेंट सोर्सेज के साथ हम आगे जितनी बातें करेंगे ना, सारे कोहेरेंट सोर्सेज होंगे, और वहां पे बच्चों एक स्टेबल फेज डिफरेंस होने वाला है, एक पाथ डिफरेंस होने वाला है। ठीक है, चलिए एक आगे चलने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन इज टू डेमोन्स्ट्रेट द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस वी रिक्वायर टू सोर्सेज व्हिच एमिट रेडिएशन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी। चलो बच्चों पहला क्वेश्चन ट्राई करो। Sir, option D. Option D. ऑप्शन डी, चलिए बिल्कुल सही। So, which emit radiation of same frequency and having a constant, or we can say definite phase relationship. Answer will be D. ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नाउ अब देखो हम बात करते हैं इंटरफेरेंस लाइट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज बच्चों बहुत बार ऐसे फिनोमेना होते हैं जिनके हमें हमारे पास आंसर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया, वेव ऑप्टिक्स जब हमने स्टार्ट किया, सबसे बड़ी डिबेट क्या चल रही थी? हमारी डिबेट नहीं थी ये। उस टाइम पे जो साइंटिस्ट थे 1890, मतलब 1800 टाइम पे, उस टाइम जो साइंटिस्ट थे उनमें घमासान चल रहा था, लड़ाइयां चल रही थी कि लाइट क्या है। इट हैज वेव पार्टिकल, इट हैज सॉरी, इट हैज वेव नेचर, इट हैज पार्टिकल नेचर। ठीक है, हम आगे बढ़े, हमने आगे क्या देखा कि भाई इसके पास दोनों चीजें हैं। भाई लाइट लाइट के पास पावर है, वो जब चाहे पार्टिकल नेचर रूप धारण कर लेती है, जब हम चाहे वेव नेचर रूप धारण कर लेती है। चलो ठीक है, हमने ये भी पता कर लिया। अब बात ये है कि चलो ठीक है, वेव नेचर है, फिर हमने रिफ्रैक्शन के बारे में देखा, फिर हमने डायफ्रैक्शन के बारे में, अपना रिफ्लेक्शन के बारे में देखा। समझ रहे चीजें? कहने का मतलब क्या है? और यही आपके साथ भी होता है। आपको मैंने एक टेक्निक बताई थी, कई बार एग्जाम में आपको नहीं समझ आ रहा है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होगा, बट आपको उसके बारे में कुछ कुछ चीजें पता है, आपको उसका फॉर्मूला पता है, आपको उसका कौन सा पता है, लेकिन आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। एक काम करो, जिससे आपको पता है, जो चीज आपको पता है आप उसको नोट डाउन कर लो। क्या हमारा माइंड वैसे काम करता है। समझ रहे हो? अभी तक हमने क्या लिखा? हमने कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्स के बारे में पता कर लिया, तो ठीक है। अब हम बात करें इंटरफेरेंस के बारे में, कि अगर मान लो दो लाइट सोर्स से लाइट रेज निकलती है, अगर आप उन दोनों को मिक्स करवाना चाहो, इंटरफेयर कराना चाहो, तो क्या होगा? उसके बारे में बात करेंगे अभी। ठीक है, सो व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? बेसिकली क्या होता है, दोनों को हम बचो, एक हम दो या तीन जिनसे आप मिलाना चाहें, सबसे बेसिक एग्जाम्पल हम दो रेज का ले रहे हैं। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रेज, द इंस्टेंटेनियस ऑप्टिकल डिस्टर्बेंस at a point where two or more light waves cross is the sum of optical disturbances that would be produced by each of the waves separately. कहने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। देखो, मान लो कि ऐसे कुछ है, ठीक है। अब हमारे पास बच्चों दो लाइट रेज है, हमारे पास क्या, दो लाइट रेज है ऐसे। ठीक है, एक तो ये है, एक हमारे पास एक और है ऐसे। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या बच्चों, अगर हमें ये निकालना हो कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट किसी पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा बच्चों, तो हम क्या करेंगे? देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या, कि देखो मान लो ये यहाँ पे y1 है, ये y2 है। अब बच्चों यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे एक ऐसी रिजल्टेंट आएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? इसका रिजल्ट कैसा हो जाएगा? ऐसे दोनों का समय ये,
ये बच्चों दोनों का सम है ये, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या बच्चों, y इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, वाई वन क्या है, वाई वन एक एक वेव है उसकी इक्वेशन, वाई टू क्या है दूसरे की इक्वेशन। और किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपको निकालना है कि दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा किसी भी पॉइंट पे, वो एडिशन होगा सब्सट्रैक्शन होगा वो हमें नहीं पता, उस इंस्टेंट पे बच्चों जो दोनों का जो भी मैग्नीट्यूड है आप उनको जोड़ दो, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आएगा। तो कहने का मतलब क्या बच्चों, अगर कहने का मतलब क्या है, हमारा जो सम ऑफ ऑप्टिकल डिस्टेंसेस क्या होती, अगर वो इंडिविजुअल रे होती है बच्चों तो उनका क्या होता। अब देखो ये इंडिविजुअल रे, दोनों इंडिविजुअल है, ठीक है। अब अगर आप इनको इंटरफेरेंस कराना है किसी पॉइंट पे तो इन दोनों को जोड़ दो बस, जो भी इनका मैग्नीट्यूड है। अगर सेम फेज में होंगे मतलब क्या है कि दोनों पॉजिटिव होंगे तो ऐड हो जाएंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगर बात हम करते हैं साइनोसॉइडल एक वेव की, तो हमारी इक्वेशन क्या है, ये हमारी इक्वेशन है। सो y इज इक्वल टू k, सॉरी y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t फाई। फाई क्या है यहाँ पे, फाई इज द फेज डिफरेंस, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। फेज कांस्टेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। सो एक है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, ठीक है, टाइम पीरियड, ठीक है। फाई क्या है फेज कांस्टेंट, ओमेगा क्या बच्चों एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी, लेमडा क्या वेवलेंथ। एक रिलेशन याद रखना बच्चों, इसको बोलते हैं के इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, इसको बोलते हैं वेव नंबर, क्या बोलते हैं इसको, वेव नंबर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई भी क्वेश्चन यहाँ तक बच्चों। नो सर। अब देखो अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये सबसे बेसिक इक्वेशन है। आप ध्यान से देखो बच्चों, तो ये टाइम पे भी डिपेंड करती है और बच्चों लोकेशन पे भी डिपेंड कर रही है, समझ लो। पर टाइम पे डिपेंड कर रही है, मान लो अगर t इज इक्वल टू जीरो है, t इज इक्वल टू जीरो तो हम इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू a साइन के एक्स। मतलब क्या है, अगर मान लो मैं कोई एक इक्वेशन बनाता हूँ, अगर मैंने कोई एक इक्वेशन बनाई, मतलब हमें मेरे को वेव ड्रॉ करी ऐसे, ऐसे कोई वेव ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक है। अब देखो तो बच्चों मान लो कि टाइम और वाई के रिस्पेक्ट में हमारी इक्वेशन है, ठीक है। सो टी इज इक्वल टू जीरो, बच्चों टी इज इक्वल टू जीरो पे मान लो देखो क्या टी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे टी इज इक्वल टू जीरो है, तो हमारी इक्वेशन हमारी देखो क्या टी इज इक्वल टू जीरो है, तो बच्चों जरूरी नहीं है, कहने का मतलब क्या है कि एक्स पे डिपेंड करेगा कि आप कहाँ चेक करो, टी टी इज इक्वल टू जीरो पे, एक सेकंड सॉरी, टी इज इक्वल टू जीरो पे बच्चों आप ये चेक करोगे कि हमारी जो वेव है वो कितनी दूर आप चेक कर रहे हो। मान लो ये ओरिजिन है, हमारी वेव ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे चल रही है, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू जीरो इंस्टेंट, उस टाइम आप ये चेक करोगे आप एक्स कितना दूर, आप यहाँ चेक करो मैग्नीट्यूड, आप कहीं और चेक करो, या फिर एक्स इज इक्वल टू जीरो पे चेक कर रहे हो आप। आ रहा समझे, यहाँ पे बच्चों दो वेरिएबल है, ठीक है। इसके बारे में आई थिंक आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा 11th क्लास पे, हाँ वेव एक चैप्टर था, याद है भूल गए, यस सर। यस ठीक है। सर। अब देखो इसके अंदर हम ज्यादा नहीं घुसेंगे, बस इतना आपको बताना चाहिए टाइम और लोकेशन, ठीक है, दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या है, सो टू वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू y1, sorry y1 is equal to a sin omega t and y2 is equal to a cos omega t। the first wave, आपको बच्चों सेकंड वेव के रिस्पेक्ट में आपको बताना है कि जो फर्स्ट वेव है वो सेकंड को लीड कर रही है, लैग कर रही है, या दोनों फिर सेम फेज में। चलो बच्चों इसका आंसर दो।
देखो, तो क्या करना है अपने को भाई, जब भी आपको कंपेयर करना हो ना तो इक्वेशन को, तो दोनों इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। कहने का मतलब क्या है कि भाई हमें इतना पता है कि y1 की इक्वेशन क्या है, y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी एंड y2 इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी है। आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। और अब देखो, सो t इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, एंगल की तरफ 90 डिग्री। यानी कि बच्चों जो y2 जो ना y2 जो वेव है बच्चों, वो लीड कर रही है किसको, फर्स्ट वेव को 90 डिग्री से। यानी कि फर्स्ट वेव लैग कर रही है सेकंड इक्वेशन को बाय 90 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक बच्चों, कोई डाउट कोई क्वेश्चन? ठीक है, संध्या आपने आंसर दिया ना, लीड कर रही है, तो बच्चों वो वेव टू लीड कर रही है। यस सर। ठीक सर है, अगर वेव हम वन इसको पाई/2 माइनस ओमेगा टी लिखते तो? यस माइनस होता तो बच्चों उसमें क्या है, y2 लैग कर रही होती फर्स्ट वेव को। तो खैर उन्होंने फर्स्ट वेव का पूछा, हमें फर्स्ट वेव का बताना सेकंड रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट वेव क्या कर रही है, इट्स लैगिंग बाय 90 डिग्री। ओके सर। ठीक है, चलो नाउ इंटरफेरेंस। देखो मैं तो इंटरफेरेंस पढ़ने के दो तीन तरीके होते हैं, ठीक है, ये मुझे सबसे आसान लगता है और सबसे सही लगता है मुझे वाला तरीका। इसमें क्या है कि बच्चों एक इक्वेशन अपनी ये है फर्स्ट वेव की, y1 इज इक्वल टू a1 sin kx माइनस ओमेगा टी। y2 मान लो कि ये अपनी इक्वेशन है, और डेल्टा बच्चों क्या है, डेल्टा अपना दोनों का फेज डिफरेंस। ठीक है, अब मान लो कि हाँ, इन दोनों का रिजल्टेंट बच्चों हमारी इक्वेशन ये आ गई। इंटरफेरेंस कराने के बाद ये इक्वेशन आई है क्या, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी, सॉरी a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। अब इनकी देखो वैल्यू याद करो बच्चों, हमने पहले भी हमने पढ़ा था इस बारे में क्या, कि a1 को आप क्या लिख सकते हो कि ये अपना एक वेक्टर है, a2 क्या लिख सकते हो, सेकंड वेक्टर। लेकिन ये डेल्टा से लीड कर रहा है इसको, देखा आपको डेल्टा से। अब देखो, अब a2 को क्या कर लो, आप इसको रिजोल्व कर लो, तो ये पार्ट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a2 कॉस ऑफ डेल्टा, और ये क्या आ जाएगा a2 साइन ऑफ डेल्टा। अब हमें a निकालना है, a निकाला ना, तो a क्या होना चाहिए, a2 साइन डेल्टा का होल स्क्वायर प्लस में a1 प्लस a2 कोस डेल्टा का होल स्क्वायर। ये बात किस किस को समझ आई भाई, यस सर। आपको a निकालना है, a क्या हो जाएगा अपना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या हो जाएगा, a2 स्क्वायर 8 सो a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस में a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, a1 स्क्वायर आ जाएगा प्लस में a2 स्क्वायर कॉस का डेल्टा प्लस में a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, a2 स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a1 a2 कॉस ऑफ डेल्टा। ये आ गया अपनी a की वैल्यू। कहने का मतलब क्या बच्चों, अगर दो वेव को आपने अगर इंटरफेयर करवा दिया तो उनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आने वाला उसकी इक्वेशन ही आ जाएगी। ठीक है, क्या है, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 कॉस डेल्टा। a1 क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, a2 एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड इक्वेशन, कॉस डेल्टा क्या, डेल्टा बच्चों क्या है, दोनों में फेज डिफरेंस। ठीक है, अब देखो इसी को अगर मान लो हमारा एंगल कितना है भाई, एंगल क्या है, एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट वेव विद द हॉरिजॉन्टल। यहाँ से देखो क्या, अगर आप थोड़ा यहाँ से फोकस करोगे, सो टेंजेंट ऑफ फाई को क्या लिख सकते हो, क्या, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ये लिख सकते हो ना। सो क्या हो जाएगा, a2 साइन डेल्टा डिवाइड बाय a1 प्लस a2 कॉस ऑफ डेल्टा। बस, तो यहाँ से बस अपना 5 आ गया। तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, a2 साइन डेल्टा डिवाइड बाय a1 प्लस a2 कॉस ऑफ डेल्टा। और बच्चों अगर आपको इतने सब चीज, देखो मैं तो कहूंगा इतनी सब चीजें रखने की जरूरत ही नहीं यार, आप बस ये डायग्राम याद रखो, दैट्स इट, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। अब इसमें क्या क्या चीजें आगे होंगी, आगे हम डिस्कस भी करेंगे। यहाँ तक किस किस को समझ आया? यस सर।
ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो वो जो हमने इंटरफेरेंस किया है दो वेव का, दोनों में फेज डिफरेंस कितना था, डेल्टा का फेज डिफरेंस था, तो हमने पहले उसका एम्पलीट्यूड निकाल लिया, फिर हमने उसका एंगल निकाल लिया, एंगल ऑफ द रिजल्ट विद द हॉरिजॉन्टल। ध्यान रखो बच्चों, हम जितनी भी वेव्स, जैसे y1 है y2 है, ये दो हम हम तो दोनों ले रहे हैं ना, ये कोहेरेंट सोर्स है बच्चों। कोहेरेंट मतलब क्या है, ये दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, इक्वल फ्रीक्वेंसी है एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। जैसे डेल्टा ना, डेल्टा, तो डेल्टा क्या है, ये डेल्टा अपना कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, ये चेंज नहीं होगा, ये हमेशा इतना रहेगा। ये बात यहाँ तक किस किस को समझ आई? Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब देखो बच्चों, ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रस्ट मी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे इतना सिंपल टॉपिक मैंने आज तक देखा ही नहीं। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक, क्या करना बस ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो, so S1 S2 are two current sources superimposing at point P. ठीक है, if phase difference between them is 5। अच्छा ये ना, ये एक्चुअली डेल्टा है, ये डेल्टा है बच्चों। ठीक है, फाइव क्या था, वही टेंजेंट ऑफ फाइव, क्या, A2 साइन ऑफ डेल्टा डिवाइड बाई A1 A2 कॉस ऑफ डेल्टा। अब मैं ये इक्वेशन डायरेक्टली नहीं लिख रहा, मैं उस डायग्राम को इमेजिन कर रहा हूँ, ये वाला डायग्राम, इसको इमेजिन कर रहा हूँ बस। आप ये चीज अपने आप लिख रहे हैं। ठीक है, ओके फाइन। एंड एम्पलीट्यूड ऑफ टू सोर्सेज आर A1 A2, देन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ओके। अब बच्चों मुद्दा ये आ गया, अब बच्चों मुद्दा ये है कि, चलो एक उससे पहले क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ टू वेव्स रिप्रेजेंटेड बाय y1 इज इक्वल टू 4 sin omega t and y2 is equal to 3 sin omega t plus में pi by 3 interfere at a point, the amplitude of the resulting wave will be about। चलो इस क्वेश्चन को आंसर दो एक बार, ये तो आप सीधा सीधा कर सकते हो। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। क्या बच्चों आंसर क्या इसका, क्या करना है, सिंपल सी इक्वेशन है। इक्वेशन क्या Sir, option है, D. y1 ऑप्शन डी, चेक करते हैं, साइन ओमेगा टी। सॉल्व भी कर रहे हो या फिर ऐसे आंसर कर रहे हो? Sir, solve हाँ बच्चों, किया. अच्छा सॉल्व किया, चलो ठीक है, अच्छी बात है। ओमेगा टी प्लस में पाई बाय 3। ठीक है, अब देखो, अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो इक्वेशन क्या है, y1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, ठीक है, एंड y2 इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस में 5। ठीक है, अपने ये इक्वेशन थे ना, केक्स का हम यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहे, हम सीधा सीधा देख। ठीक है, अब देखो क्या हो, तो यानी कि हमें निकालना एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, सिंपल सी इक्वेशन होती है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A1 A2 कॉस ऑफ डेल्टा, ये होता है। A1 क्या है अपना भाई, A1 तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कोस डेल्टा। कोस डेल्टा क्या है, पाई बाय 3, और पाई बाय 3 यानी कि 60 डिग्री, कॉस पाई बाय 3। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस में 3 यानी कि 25 प्लस में ये कितना है, 24 इंटू 1 बाय, यानी कितना होगा, अराउंड 37, यानी कि ऑलमोस्ट 6 मान लो आप। सो आंसर विल बी बी, आंसर इज बी, आंसर इज बी। ठीक है, यहाँ तक बच्चों किस किस को समझ आया, ये हमने अब तक पढ़ा है। दो इक्वेशन थी, उनको आपस में इंटरफेयर हमने करवा दिया, हमारा जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो ऐसा है। ठीक है, और जो फेज, जो अपना फाइनल जो फेज आएगा बच्चों फाई, वो हमने निकाल लिया। ठीक है, ओके, नाउ
बच्चों देखो, अगर हमने इंटरफेयर करवा दिया तो बच्चों ना एक होता है इंटेंसिटी ऑफ वेव, वो किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी ऑफ वेव इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। यानी कि अगर जो रिजल्टेंट हमारी जो वेव आने वाली है उसकी इंटेंसिटी, देखो भाई, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस में A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A1 A2 कॉस ऑफ फाइव। ठीक है, ए स्क्वायर क्या है? ए किसके प्रोपोर्शनल है? आई के। यानी कि अगर मैं लिखूं इसको आई इज इक्वल टू के टाइम्स ए स्क्वायर, अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं मैं तो यहाँ पे लिखूंगा मैं के टाइम्स ए स्क्वायर। वेट सॉरी, नोट ये। ठीक है, अब देखो, तो मैं यहाँ पे आई लिख सकता हूँ, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट भी आएगा और दोनों तरफ आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। आप यदि इसको लिखो आई, ये क्या हो जाएगा? I1 प्लस में I2 प्लस में 2 अंडर रूट ऑफ I1 अंडर रूट ऑफ I2 कॉस ऑफ फाइव। यानी कि हमारी इक्वेशन क्या आ गई बच्चों? ये हमारी इक्वेशन आ गई। सो रिजल्टेंट वेव विल हैव इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, जो भी अपना बच्चों एक इंटरफेरेंस पॉइंट है जहां पे हमें दोनों वेव को इंटरफेयर करवाना है, उसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी। आया क्या समझ में? Yes, ये sir. हम क्या कर रहे हैं बच्चों? ये इंटेंसिटी है, ये एम्पलीट्यूड नहीं है, इंटेंसिटी है। सो इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव। क्लियर? ठीक है, चलिए, तो हमने रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी पता कर ली, हमने उसका एम्पलीट्यूड पता कर लिया, उसका हमने फेज भी हमने पता कर लिया। ठीक है, चलिए छोटा सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो टू मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स ऑफ एम्पलीट्यूड्स A and 2A interfering at a point, okay, have a phase difference of 60 degree. The intensity at that point will be proportional to, चलो बच्चों बताओ। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, अभी हमने ड्राइव की इक्वेशन और अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐसा था नहीं कि बहुत टाइम बाद Sir, पूछेंगे, option आपको C. याद ही नहीं। ऑप्शन C. सॉल्व कर रहे हो अपने आप, ऐसे बोल रहे हो? ये सॉल्व किया है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। चलो भाई, एक काम करो, पहले ए निकाल लेते हैं। ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस में 4A स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 2A स्क्वायर कॉस 60 डिग्री, यानी कि 1/2 क्या हो जाएगा? 7A स्क्वायर। तो अपनी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? 7A स्क्वायर। बहुत बढ़िया। आंसर किसने दिया था? संध्या। क्या बात है सुंदर, बहुत बढ़िया, आगे तुम। ठीक है, आगे चले, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब बच्चों देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई, अच्छा एक काम करना है यहाँ पे। देखो सुनो बच्चों, ध्यान रखो, यहाँ पे एक्चुअली हमने शुरू में डेल्टा ले रखा है। ठीक है, आप इसको अपोजिट कर लेना, क्योंकि अभी मैंने ध्यान दिया, एक सेकंड, देखो, तो बच्चों मैंने अभी ध्यान दिया है कि आगे जितनी भी इक्वेशन है हमने हर जगह फाई यूज कर रखा है। फाई मतलब क्या? फेज डिफरेंस। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आप फाई लिख लेना। ठीक है, फाई क्या बच्चों? फेज डिफरेंस। तो ये आप डेल्टा लगा लेना। ये अपना क्या? ये डेल्टा है, ये अपना फाई हो जाएगा हर जगह। ठीक है, ये अपना डेल्टा, ये अपना फाई है। क्यों? बिकॉज हमने हर जगह ये कहा। ठीक है, सो कंडीशन फॉर मैक्सिमा क्या बोल रहे हैं? तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि हमारी इक्वेशन क्या थी? हमारी इक्वेशन ये आई है क्या? A1 स्क्वायर प्लस में A2 स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ A1 A2 कॉस ऑफ फाइव। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या बच्चों? अगर हमें चाहिए मैक्सिमा, तो बच्चों मैक्सिमा कब होगा? जब कॉस फाइव किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। यानी कि फाइव क्या होगा? फाइव 0 डिग्री हो सकता है, या फिर या तो 0 डिग्री हो सकता है, या फिर 2 पाई हो सकता है, या फिर 4 पाई। इसका मीनिंग समझो। देखो, जैसे ये देखो, दो वेव है।
ये अपनी फर्स्ट वेव है, ये अपनी सेकंड वेव है। अब दोनों में कोई फेज डिफरेंस है ही नहीं ना भाई, जब ये मैक्सिमम आ रही है तो ये भी मैक्सिमम आ रही है, जब ये मिनिमम आती है ये भी मिनिमम आ रही है। और अगर मान लो कि हमारी इक्वेशन ऐसे हो तो भाई हमारी जो वेव है अगर वो ऐसे हो तो कि ये पीछे से आ रही है, हमारी जो इक्वेशन हमारी वेव वो तो ऐसे पीछे से आ रही है। एक मिनट चलो मैं यहाँ बना दूं, ठीक है। तो ऐसे जो भी हमारे बना रखे हैं ऐसे, मतलब क्या है तो दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई का फेज डिफरेंस है। भाई फेज डिफरेंस कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, यानी कि दोनों ने एक साथ ही स्टार्ट किया। एक में क्या है कि एक ने स्टार्ट पहले से कर रखा है, एक ने स्टार्ट बच्चों पहले से कर रखा है, ठीक है। तो बच्चों अगर फेज डिफरेंस होता है, अगर देखो कोस फाई की वैल्यू 1 कब कब होती है, या तो फाई की वैल्यू 0 हो, या फिर इवन, या फिर मतलब इवन वो हो, इवन पाई, जैसे 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। आया समझ में, ठीक है। अब कुछ सोचो, अगर ये होगा, अगर ये होगा बच्चों, तो हमारा पाथ डिफरेंस कितना आएगा, एन लैम्डा। पाथ डिफरेंस कितना आएगा बच्चों, एन लैम्डा, यानी कि मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। ये बात किस किस को समझ आई? पाथ डिफरेंस एंड लैम्डा कैसा है? देखो कहने का मतलब क्या है, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो एक वेव ऐसे है, एक वेव ऐसे है, और एक वेव यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, देखो यहाँ से वेव चली ऐसे, ये वेव कहीं पहुंच रही, मतलब ये हम ग्राफ दिखा रहे हैं, ये एक्चुअली वेव ऐसे नहीं चल रही, ये तो ग्राफ दिखा रहा हूँ मैं। मतलब वेव चलती ऐसी है, बट हम अभी ग्राफ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से सुनो, एक वेव ने क्या किया, उसने भी यहीं से स्टार्ट किया, ऐसे ही यहीं पे स्टार्ट किया, ऐसे ही बिल्कुल दोनों साथ साथ चले बिल्कुल। तो बच्चों पाथ डिफरेंस क्या है, 0 डिग्री है। पाथ डिफरेंस तो कुछ है ही नहीं ना, आया समझ में। अब मान लो बच्चों कि एक जो वेव है, उसने बच्चों स्टार्ट यहां से किया है, ठीक है। तो फेज डिफरेंस कितने का हो गया, 2 पाई का 1 हुआ। यस। अब बताओ पाथ डिफरेंस, एक वेवलेंथ का डिफरेंस हो गया ना पाथ डिफरेंस। भाई दोनों देखो, दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही करेंगी, कहने का मतलब क्या है, दोनों का मिनिमम मैक्सिमम है, लेकिन दो वेव पहले वो थोड़ा पीछे से आ रही है, वो पीछे से आ रही है, कितने से, लेमडा पीछे से आ रही है, समझ रहे हो। पाथ डिफरेंस लेमडा है, लेकिन होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही। मतलब क्या है, दोनों एम्पलीट्यूड बच्चों जोड़ के ही आगे पहुंच जाएंगी उस पॉइंट पे जहां पे हम निकाल रहे हैं। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? यस। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखो अगर आप फाई की वैल्यू 0 पुट करोगे इस इक्वेशन में, देखो पुट करो 0 इक्वेशन में, क्या ये आ जाएगी अंडर रूट ऑफ आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर। आया क्या समझ? देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखो आपके सामने ही है, देखो वेव हमारी रिजल्टेंट वेव देखो कितनी बड़ी आ रही है। अब बात करते हैं कंडीशन फॉर मिनिमा, मतलब हमें चाहिए मिनिमम। मिनिमा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, मिनिमम क्या हो सकता है, -1 हो सकता है ना। तो देखो क्या अपनी इक्वेशन क्या थी, ए अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ A1 A2 -1। हमें तो बिल्कुल नेगेटिव चाहिए, तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा A1 माइनस A2, ये आ गया अपना। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल है तो 0 हो जाएगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है? सोचो क्या हो सकता है भाई, कोस फाई है, माइनस कहाँ कहाँ हो सकता है, कोस फाई, फाई क्या होना चाहिए, या तो पाई होना चाहिए तब होता है, या फिर 3 पाई होना चाहिए, ओड मल्टीपल ऑफ क्या, पाई। तो इसको आपने ऐसे लिख सकते हो आप, 2n-पाई, 2n-1 इंटू पाई, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और हमने शुरू में एक फॉर्मूला पढ़ रखा था क्या, पाई डिवाइड बाय 2 पाई इज इक्वल टू
एक्स बाई लैम्डा, उससे आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। भाई फाई की वैल्यू कितनी है, ये पुट कर दो, ये पुट करोगे तो ये आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा, ये वाला। आ रहा है क्या सबको समझ में? ये वैल्यू यहाँ पुट कर देना, बस हो जाएगा। यहाँ तक किस किस को समझ आया? यस सर। ये मैं प्रूफ भी कर देता हूँ, अगर किसी को डाउट अभी ये कैसे आया, मतलब मैं अभी प्रूफ कर देता हूँ, एक सेकंड रुको। देखो भाई हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए। मतलब क्या, हम चाहते हैं कि दोनों वेव एक दूसरे को अपोज करें, हम ऐसा चाहते हैं। तो देखो कुछ नहीं करना अपने को, मान लो मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं दिखाने के लिए। देखो मान लो हमारी एक वेव यहाँ से स्टार्ट हुई, ऐसे गई, ऐसे करते करते ऐसे आ गई। दूसरी वेव क्या बच्चों, वो स्टार्ट कहाँ से हुई, वो यहाँ से स्टार्ट हुई है ऐसे। आप खुद देखो ना, जब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, आपस में क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो सोचो, देखो ये पूरी कितनी होती है, ये पूरी तो कितना होता है, लैम्डा होता है। ये पाथ डिफरेंस कितने का दोनों में, लैम्डा बाय 2 का डिफरेंस आ गया ना। आप खुद सोचो ना भाई, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा का होता फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो हमने देखा था, अभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था। आप लैम्डा, आप पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 कर दो। मतलब क्या, जब एक का अगर मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव में, तो दूसरे की नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए नेगेटिव में। आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिव करेंगे। तो यानी कि अगर आप यहां से देखोगे तो बच्चों पाथ डिफरेंस क्या आना चाहिए, लैम्डा बाय 2 आना चाहिए, 3 लैम्डा बाय 2 आना चाहिए, 5 लैम्डा बाय 2 आना चाहिए। बस हमेशा आपस में अपोज करेंगे, बस इसी इक्वेशन से हमने ये कर दिया। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। यस पक्का? सर। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? आगे ठीक है, ये हमने क्या देख लिया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब देखो अगर मान लो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, चलो ठीक है भाई, हमने इन्होंने बोल दिया, चलो ठीक है, अच्छा तुम बहुत बातें कर रहे हो कंस्ट्रक्टिव के बारे में, इंटेंसिटी के बारे में बताओ। तो क्या करना है इंटेंसिटी के बारे में, ए स्क्वायर किसके बराबर आया था, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। इंटेंसिटी लो लिखो यहाँ पे, आई इजकल टू, ये क्या है, मान लो दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ ए कर दो, कितना हो जाएगा 4 ए स्क्वायर। ये मान लो चलो इक्वेलेंट है ये, तो ये क्या होगा, आई इज इक्वल टू 4I0। कहने का मतलब क्या है, हमारी वेव की जो एक की इंटेंसिटी थे ना, उसके 4 गुना हो जाएगी। मिनिमम तो 0 होना ही है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्राइट स्पॉट और ब्राइट फ्रिंज। इसको हम क्या बोलेंगे, डार्क स्पॉट और डार्क फ्रिंज। वहां पे अंधेरा होगा, एक में बहुत सारा उजाला होगा। आगे बात भी करेंगे, आगे चले। चल अब देखो, ये हम रिलेशन में खैर वैसे पहले हम पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, सो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, ये मुझे याद है। और सबसे सिंपल तरीका क्या है भाई, फाई क्या है, फेज डिफरेंस, एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस। इसको डिवाइड कर दो, मैक्सिमम फेज डिफरेंस क्या हो सकता है, 2 पाई, और मैक्सिमम पाथ डिफरेंस क्या हो सकता है, लैम्डा। बस ये वाला हो गया। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको पाथ डिफरेंस एक्स दे रखा हो, तो आप उस इस फॉर्मूले को यूज करके आप पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो, सॉरी आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हो। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, आई थिंक ये बात सबको ऑलरेडी पता होगी। ठीक है, चलिए अब हम सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हुआ क्या बच्चों कि भाई साहब ने ट्राई किया, उन्होंने क्या, 2 लाइट वेव यहाँ से भेजी, एक यहाँ से भेजी। अब यहाँ से ऐसे निकली तो आपस में इंटरफेयर करते करते करते, देखो बच्चों कहीं पे ज्यादा ब्राइट है, कहीं पे क्या है, देखो दिख रहा है आपको, देखो कहीं पे कैसे पहुंच रही है, कहीं पे कैसे, कहीं पे बिल्कुल ब्राइट है, कहीं पे देखो डार्क है बिल्कुल। समझ लो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ये इंटरफेरेंस करेगी, इंटरफेयर करेगी। बट प्रॉब्लम क्या है, इसी एक्सपेरिमेंट ने बच्चों प्रूव किया था कि जो लाइट रे है ना, वो पार्टिकल नेचर नहीं है, उसका वेव नेचर भी है। क्यों भाई, आपने अगर 2 सोर्स भेजे तो 2 ही क्या होने चाहिए, रिजल्टेंट होने चाहिए। यहाँ पे रिजल्टेंट बहुत सारे निकल के आ गए, यहाँ तो बहुत सारे रिजल्टेंट निकल के आ गई। ठीक है, अब देखो एक्सपेरिमेंट देखो, इसको ना एक तो पहले समझो, ये इसका मीनिंग क्या चल रहा है यहाँ पे। भाई हमने 2 लाइट सोर्स दिए, ठीक है, अब सोचो एक सोर्स S1 है, एक S2, दोनों में डिफरेंस कितना है, दोनों में डिस्टेंस कितना है, स्मॉल डी। अब अगर आप वैसे देखोगे नॉर्मली,
तो यहाँ से जो रे आएगी, यहाँ से जो रे आएगी बच्चों, ये दोनों मिलके यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही करेंगे, ये बात सबको पता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हमें चाहिए रैंडम, कि कोई भी वाइड डिस्टेंस हो, अगर हमें ये चेक करना है कि वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, या कहने का मतलब क्या, वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या, वहां पे मैक्सिमा हुआ है या मिनिमा हुआ है। मिनिमम मतलब क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब देखो, मान लो बच्चों, अगर इसका मिड पॉइंट लेते हैं दोनों का, ये डिस्टेंस उस पॉइंट से एंगल कितना, थीटा बना रहा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। आई थिंक ये बात सबको पता होगी। ठीक है, अब देखो, अगर ये थीटा है, तो बच्चों अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपना डी साइन थीटा हो जाएगा। अब खुद सोचो, आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया, आपने बच्चों यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया, तो यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो गए, तो पाथ डिफरेंस हो गया डेल्टा एक्स, यानी कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा। अब थीटा एंगल क्या है, थीटा एंगल छोटा है, तो साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। और बच्चों हम एक स्क्रीन है, वहां पे सब कुछ चेक कर रहे हैं, स्क्रीन पे सब कुछ हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये डिस्टेंस डी है स्क्रीन का। ठीक है, यानी कि टेंजेंट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, y divided by d. So therefore delta x was equal to d sin theta. It's almost equal to d tangent of theta. Therefore path difference किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा d small y capital T। ये आ गया। मतलब इसको आप एक काम करो, आप y को आगे लिखो, वरना कुछ बच्चे लगेंगे कि ये डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन नहीं बच्चों, y यानी कि पाथ डिफरेंस ये आ गया। क्या क्या बच्चों, पाथ डिफरेंस ये आ गया। यहाँ तक किस किस को समझ आया? Yes, sir. ठीक है, अब खुद सोचो, आप अब थोड़ा ध्यान से हल्का सा दिमाग लगाओ, ये जो पाथ डिफरेंस है, हमने जस्ट अभी कंडीशन चेक की थी, किसकी, मैक्सिमा की। अगर पाथ डिफरेंस बच्चों अगर अपना n टाइम्स लैम्डा हो जाए, n क्या बच्चों, एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो यानी कि वहां पे मैक्सिमा होगा। और भाई हमने रैंडम पॉइंट y डिस्टेंस, हमें कह रहे कि इस सेंटर पॉइंट से को रैंडम एक लोकेशन, एक पॉइंट है पी जिसका डिस्टेंस y है, यहाँ से हमने उसकी टर्म में निकाल लिया, सब कुछ डेल्टा एक्स को हमने इसकी टर्म में निकाल लिया। ठीक है, यानी कि अगर मैं मैक्सिमा की बात करूं, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, तो अपने देखो, ठीक है, डेल्टा एक्स एन लैम्डा। ठीक है, यानी कि मैं बोल दूं कि एन लैम्डा इज इक्वल टू वाई डी डिवाइड बाय कैपिटल ई। सो देयरफॉर अगर वहां पे मैक्सिमा बन रहा है, जो कि हम वही कंडीशन रहे हैं, सो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एम डी लैम्डा बाय टी। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? यानी कि Yes, sir. इस डिस्टेंस पे बच्चों वहां पे क्या बनेगा, मैक्सिमम बनेगा। यानी कि आप एन की वैल्यू पुट करके, एन की वैल्यू आप जीरो पुट कर दो, आप एन की वैल्यू जीरो पुट कर दोगे, तो एन की वैल्यू आपने जीरो पुट कर दी, जीरो, तो क्या होगा, तो आइए यहाँ बात करते हैं, देखो यहाँ पे बात करते हैं, एक मिनट। हाँ, ठीक है, देखो, सो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, आ गई एन टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी बाय डी। एन की वैल्यू आपने जीरो पुट कर दी। ठीक है, तो क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा। भाई सेंटर पॉइंट से वाई का मतलब क्या है, सेंटर पॉइंट से कितना डिस्टेंस है। भाई यहाँ तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ से कोई लाइट रे ऐसे पहुंचेगी, यहाँ से ऐसे कोई लाइट रे पहुंचेगी, तो वो तो यहाँ तो मैक्सिमा ही बनना है ना, क्योंकि पाथ डिफरेंस कोई है ही नहीं, तो मैक्सिमा बनना है। तो यानी कि वाई की वैल्यू कितनी होगी, तो आप एन की वैल्यू जब जीरो पुट कर दोगे, तो वाई की वैल्यू जीरो है। इसका मतलब क्या है, एक मैक्सिमा बनेगा जिसका सेंटर से डिस्टेंस के जीरो होगा, यानी कि मैक्सिमा। भाई सेंटर पे क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, आपने एन की वैल्यू वन पुट कर दी,
तो y1 कितना हो जाएगा, लैम्डा डी डी बाई डी, यहाँ पे क्या बनेगा, मैक्सिमम बनेगा। फिर y इक्वल टू 2 पे गया, 2 लैम्डा डी बाई डी। सिमिलरली आप n की वैल्यू -1 भी पुट कर सकते हो। ये जो हम लिख रहे हैं ना y1 y2, ये सारे ऊपर के लिए, नीचे के लिए आप n की वैल्यू नेगेटिव पुट कर देना, यहाँ पे n की वैल्यू पॉजिटिव। सिमिलरली बच्चों अगर हम बात करें मिनिमा के लिए, मिनिमा की कंडीशन क्या थी, डेल्टा x इक्वल टू n -1/2 लैम्डा। ये पुट कर दो किसके बराबर, y डी बाई कैपिटल डी, ये क्या हो जाएगा n-1/2 डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। अब आप n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो 1 पुट करोगे तो हाफ डिस्टेंस पे, देखो भाई अपना ये क्या है, मैक्सिमा है। आप n की वैल्यू 1 पुट करो, n इज इक्वल टू 1, सो y 1 क्या हो जाएगा, हाफ डी। देखो यानी कि अगर मान लो ये क्या है, ब्राइट है, ब्राइट मान लो, ब्राइट ठीक है मान लो, तो ये क्या है, डार्क, इनके बीच में डार्क बनेगा ना। देखो आप, तो ये y1 का है, ये y1 मैक्सिमम, ये यहाँ पे मैक्सिमम बन रहा है। चलो y2 2 लैम्डा डी बाय कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये यहाँ बन रहा है। ठीक है, इनके बीच में क्या बन रहा है बच्चों, देखो इनके बीच में क्या बन रहा है, एक तो यहाँ बन गया मैक्सिमा, सॉरी मिनिमा, एक यहाँ इनके बीच में बनेगा। तो जो मैक्सिमम है उनके बीच में क्या, एक एक मिनिमम होगा। ये बात यहाँ तक किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, ओके। यानी कि बच्चों nth मैक्सिमा की इक्वेशन ये होगी, और nth मान लो कि ये मैक्सिमा क्या, n लैम्डा डी बाई डी, और nth मिनिमा की इक्वेशन क्या जाएगी, n -1 लैम्डा बाई 2 डी बाई, ये अपनी इक्वेशन होगी। सॉरी ये लिमिटेड, अरे मैं भी तुम्हारे साथ भावना में बह गया, तू तो हम अंदर हमने लग दिया ना 1/2। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, अब ध्यान से देखो, हमने जो पहले किया बस फिर से रिपीट कर रहे हैं, y डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर ऑफ, देखो हमने ये निकाला था अभी। फिर सेकंड, तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज बनेगी, उसका डिस्टेंस कितना है, 2d लैम्डा बाई डी, प्लस माइनस है, प्लस ऊपर वाले के लिए माइनस नीचे वाले, एक नीचे तो बनेगा ना y7 ऐसे कुछ। सिमिलरली आप निकालो अपना क्या, डार्क फ्रिंज क्या है, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, n की वैल्यू 1, कितना आ रहा है, हाफ कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, फिर 3/2, फिर जो भी है मतलब ऐसा आता रहेगा, इनके बीच में आता रहेगा डार्क। ठीक है, ये क्या है बच्चों, Yes. nth मिनिमा। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। पक्का, आगे चले। ठीक है, अब बच्चों अब मान लो कि कोई आपसे ये पूछ ले फ्रिंज विड्थ कितनी है, कितनी चौड़ी फ्रिंज है, अगर ब्राइट फ्रिंज है या फिर अपना डार्क फ्रिंज है, कुछ नहीं करना बच्चों, बीटा, भाई कहने का मतलब क्या है, मैं चलो बात करता हूँ ब्राइट फ्रिंज के बारे में। राइट, ठीक है, हमारी y1 लोकेशन पे एक ब्राइट फ्रिंज बनी थी, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, वो आई थी लैम्डा कैपिटल डी स्मॉल डी। फिर एक 2 बनी थी, 2 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। बच्चों इन दोनों का डिफरेंस निकालो ना, कितनी बार फ्रिंज फ्रिंज विड्थ होगी, 2 लैम्डा डी बाय डी माइनस लैम्डा कैपिटल डी बाय डी, कितना आ गया, लैम्डा डी बाय डी। बच्चों ये हमारी फ्रिंज विड्थ हो गई। सिमिलरली अगर आपको डार्क की निकालनी है तो यहाँ पे डार्क इक्वेशन लिख लो, क्या हो जाएगी, एक फर्स्ट फ्रिंज अपने कहाँ पे बनी थी, डार्क फ्रिंज क्या थी वैल्यू, लैम्डा डी डिवाइड बाय 2d। फिर सेकंड डार्क फ्रिंज कहाँ पे आई थी, 3 लैम्डा डी बाय 2d। ये बच्चों मैंने याद नहीं रखा के, पर हाँ ये आपको पता चल जाएगा, हाँ ये वैल्यू आने वाली है। तो अगर आपको निकालना हो कि डार्क फ्रिंज विड्थ, विड्थ कितनी होगी, कितनी चौड़ी होगी, देखो ये वाली, यहाँ से यहाँ क्या जाएगी, देखो ये सो y2 डैश माइनस y1 डैश, क्या 3/2 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी माइनस लैम्डा y डी बाय 2d, कितना गया
सेम आ जाएगा। यानी कि बच्चों हम सेंट्रल फ्रिंज की बात नहीं कर रहे, उसके अलावा जितनी बाकी जो फ्रिंज है उन सब की विड्थ कितनी हुई, इतनी विड्थ हो जाएगी। ये बात बच्चों यहाँ तक किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, चलिए इस पे क्वेश्चन करते। क्वेश्चन क्या है? मोनोक्रोमेटिक ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ दे रखी है, illuminates a pair of slits 1 millimeter apart, हमें स्मॉल डी दे रखा है। the separation of bright lines in the interference pattern formed on a screen 2 meter away is, चलो इसका ट्राई करो। ऑप्शन ए, बी, हमें क्या बताना बच्चों? द सेपरेशन ऑफ ब्राइट लाइंस, यानी कि हमें सर ऑप्शन ये सी। बताना है। आंसर क्या? सी। तो देखते हैं अभी, बाकी बच्चे ट्राई करो एक बार। बोलो बच्चों, देखो आंसर तो वैसे भी निकाल लोगे, और के निकल जाएगा, बट क्वेश्चन का मीनिंग समझो। द सेपरेशन ऑफ ब्राइट लाइंस, यानी कि जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी ना उनमें सेपरेशन कितना है, यानी कि फ्रिंज भी आपको बतानी है। तो बीटा का फॉर्मूला क्या था? लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। और बच्चों ध्यान रखना, ये कब अप्लीकेबल है? व्हेन डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी, तब अप्लीकेबल है ये, याद करो ये वाली चीज। ये बच्चों एंगल थीटा कब होगा? टेंजेंट अपना क्या था ये? वाई बाय डी। तो जो डी बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। देखो ये सिंस डी इज ग्रेटर देन स्मॉल डी, तो अप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो कुछ नहीं करना। लैम्डा कितना है? 5 इंटू 10⁻⁷। डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। ये कितना है? 1 मिलीमीटर, यानी 10⁻³ कितना होगा? 10 की पावर 4 हो जाएगा ना, क्या जाएगा? 10⁻³ यानी कि 1 मिलीमीटर। आंसर विल बी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ये क्वेश्चन समझ आया ना? ये किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है। हमें बच्चों सेपरेशन निकालना था, मतलब हमें दो फ्रिंज के बीच में हमें सेपरेशन निकालना था बच्चों। क्वेश्चन इज, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट two coherent sources are placed at 0.9 mm apart. The fringes are observed 1 meter away, यानी कि हमारी जो स्क्रीन डिस्टेंस है कितना? 1 मीटर। If it produces the second dark fringe at a distance of 1 millimeter away from the central fringe, the wavelength of the monochromatic light used would be, option A, B। पहले तो बच्चों आपको nth डार्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी कि क्या? n-1/2। इफ यही तो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है? सेकंड है तो यहाँ पे 2 वैल्यू पुट कर दो। तो बाय का डिस्टेंस कितना है? 1 मिलीमीटर, यानी कि 10⁻³ यानी कि 2 पुट कर दो, 2 - 1/2। हमें निकालना क्या है? वेवलेंथ निकालनी है, डी। डी कैपिटल डी कितना है? 1 मीटर। ये कितना है अपना? 0.9 - 3। आप इसको उस साइड ले जाओ, क्या जगह? 9 इंटू 10⁻⁷ लिख देते हैं, सारा सब कुछ हिसाब करके, ठीक आ जाएगा। 3/2 लैम्डा 6 इंटू 10⁻⁷ lambda. So lambda will be equal to answer will be सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6 इंटू 10⁻⁵ हो जाएगा। तो 60 इंटू 10⁻⁴। वेट या आंसर विल बी डी। या ठीक है, आंसर इज डी। किसी को डाउट बच्चों? कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो सर। बच्चों समझ आया क्या? यस सर।
Yes, sir. ठीक है, ओके। सो बच्चों ये था अपना यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा अगर कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आपको बैच की टाइमिंग के रिगार्डिंग कुछ अपडेट मिला है क्या बच्चों? No, sir. No, sir. कोई अपडेट नहीं है, चलो ठीक है, कोई ना। फिजिक्स बच्चों समझ आ रही नहीं आ रही? Yes, sir. आ रही है। आई नो बच्चों, काफी बच्चों को फिर भी प्रॉब्लम आ रही होगी, मैं मानता हूँ अभी भी आ रही होगी, लेकिन बच्चों ध्यान रखो, जितना आप अच्छे से मीनिंग समझ के याद करोगे ना, बहुत, मैं बता रहा हूँ बच्चों, ये जब यंग्स वाइड, ये जो है ना YDSC, जब मैंने समझा था ना, मैंने हर चीज एक रट्टा लगाई, ऑल्दो मेरे मार्क्स अच्छे आ गए थे, बट ट्रस्ट में मुझे मुझे समझ नहीं आता था ये हो क्या रहा है, मुझे कभी मीनिंग, जो ये जो आपको था ना वाई का मीनिंग क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ना अब मुझे पता चला, जब मैं, खैर वो तो बहुत सालों पहले पता चल गया था कि इसका मतलब क्या है, डेल्टा एक्स हमें पुट कर दिया है। ठीक है, मैं हमेशा कंफ्यूजन में रहता था कि डेल्टा एक्स, चलो ठीक है, हम, मुझे लगता था डेल्टा एक्स पुट करने के बाद हम दोबारा डेल्टा एक्स की वैल्यू एन लैम्डा पुट करेंगे तो हमें कोई ब्राइट फ्रिंज मिले, बहुत सारी कंफ्यूजन। ठीक है, तो बच्चों हम वाई के वैल्यू, जब आपने डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा पुट कर दिया, तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि वाई यूज करके हम ये चेक कर रहे हैं कि सेंट्रल, जो सेंटर पॉइंट है उससे कितना दूर ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, हम चेक कर सकते हैं अपने आप से। ठीक है, चलिए बच्चों, सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, सो आई होप आपको सब चीज समझ आ रही होंगी।